गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टारगेट है। हाँ बेटा, इधर ध्यान दो। हमने जो है बंद ऑर्गन पाइप और खुला ऑर्गन पाइप पढ़ा था ना, तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्ध्य वगैरह निकाल रहे थे अपन, ठीक है।
एक जगह अपन ने जो है वहां लैम्डा बाई 4 करके निकाल दिया था एल के इक्वल करके, है ना। पर जब भी प्रैक्टिकल करते हैं और आपको लैम्डा या आवृत्ति निकालनी होती है तो किससे निकालते हैं? अनुनाद नलिका से। किससे निकालते हैं? मैं जाते जाते आपको कारण भी बता गया था कि जो प्रस्पंद होता है ना, वो प्रस्पंद जो है वो खुले सिरे पर जस्ट वहां नहीं बन के थोड़ा सा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से, अभी तक हमने क्या किया। मान लो ये आपने ऑर्गन पाइप लिए थे, ये बंद ऑर्गन पाइप थे। एक बार तरंग ऐसी बना दी थी, एक बार तरंग आपने जो है ऐसी बना दी थी, एक बार तरंग और आपने ऐसी बना दी थी। ठीक है, यहाँ देखो सबका लैम्डा अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे अलग स्वरित्र यूज में आया, यहाँ पर अलग स्वरित्र यूज में आया, यहाँ पर अलग स्वरित्र यूज में आया। यहाँ लैम्डा सबसे बड़ा है तो आवृत्ति सबसे कम होगी। इसके बाद ये N2 आया था जिसकी वैल्यू 3N1 के बराबर थी। यहाँ पर N3 आया था जिसकी वैल्यू 5N1 के बराबर थी। बोलो बेटा, तो यहाँ पर इन स्वरित्रों की आवृत्तियां जो है वो कैसी है, अलग अलग आवृत्तियां हैं। अलग अलग स्वरित्र को कंपित किया तब जाके इस तरह की कंडीशन बनेगी। ठीक है, अनुनाद नलिका में हम एक ही स्वरित्र यूज में लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पिछली क्लास में बताया भी था, फिर देखो एक बार। ये है अनुनाद नलिका, डायग्राम तो बना लिया था ना आप लोगों ने। तो ये जो है अनुनाद नलिका है, और यहाँ पे इसमें एक फनल लगा होता है, ये इस तरीके से। सबसे पहले ऊपर तक पानी से भर देते हैं इसको, बोलो, और फिर एक स्वरित्र को कंपित करके यहाँ पर लेकर आते हैं, और धीरे धीरे इसका पानी यहाँ से बाहर निकालते जाता है। अगर इसका पानी जो है वो कम होता जाएगा, मान लो इस लेवल पे आ गया, और पहली आवाज आपने यहाँ पे सुनी इस जगह पे, पहली आवाज, तो सबसे सरल जो तरंग बन रही होगी वो यही बन रही होगी कि यहाँ से आए इधर चली जाए। बोलो, यहाँ क्या बन रहा होगा, नोड, यहाँ क्या बन रहा होगा, एंटी नोड बन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर पानी का लेवल और डाउन करते जाओगे तो फिर एक स्थिति आएगी लगभग पहले वाली लंबाई की 3 गुना। ये L1 लंबाई थी, ठीक है, अब लगभग इसकी 3 गुना लंबाई ये, और ये और आ गई। बोलो बेटा, तो अब तरंग जो बन जाएगी वो तरंग यहाँ पे आके फिर से यहाँ क्या बन जाएगा, निस्पंद, और ये इस तरह की तरंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ये 3 गुना होगी लंबाई, ये L3 आ गई। ठीक है, तो पहले L1 नोट कर लेते हैं, और फिर क्या नोट कर लेते हैं, L3 नोट, L2 नोट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इसको एक बार में नहीं करते, ऐसे नहीं करते कि आप डायरेक्ट बोलोगे सर L1 का मान किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4 के बराबर, तो डायरेक्ट आपने लैम्डा बाई 4 लिखा तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, 4L1 आ गया। ऐसे करेंगे तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, आसपास आ सकता है। उसका रीजन ये है कि जो प्रस्पंद है उस प्रस्पंद का निर्माण इस पॉइंट पे नहीं होके थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ। ठीक है, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं एंड करेक्शन या सिरा संशोधन। क्या बोलते हैं, ये प्रस्पंद का निर्माण इससे थोड़ा इतना ऊपर नहीं जितना मैंने बना दिया, ठीक है, पर नगण्य होगा ऐसा, बिल्कुल छोटा सा ऐसा। ठीक है, पर थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये। ठीक है, आप देखो इधर ध्यान से, अब क्या करता हूं मैं, देखना इधर ध्यान से। क्यों 2 बार में लंबाई ली मैंने, उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। चलो सबसे पहले लैम्डा बाई 4 यहां से यहां तक नहीं है, निस्पंद से प्रस्पंदक की दूरी लैम्डा बाई 4 होगी कि नहीं होगी, ये दूरी बताओ कितनी है। अरे L1 प्लस ई के बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब लैम्डा बाई 4 जो है वो किसके बराबर है, ये आपका L1 प्लस ई के बराबर है कि नहीं है। बोलो, इसी तरीके से यहां पे आओ, इस बार लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4 किसके बराबर है, L2, हाँ, इसका मतलब 3 लैम्डा बाई 4 जो है वो किसके बराबर है, L2 प्लस ई के बराबर है कि नहीं है। तो 2 बार में लेने का क्या फायदा है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 इक्वस टू, इधर क्या लिखूं बताओ, L2 प्लस ई माइनस L1 माइनस ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ई से ई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। 3/4 में से 1/4 माइनस किया तो लैम्डा बाई 2 बच जाएगा। बोलो,
और कितना आ जाएगा यहाँ पर L2 माइनस L1, और लेमडा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2L2 माइनस L1 के बराबर हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? इस तरीके से जो लैम्डा निकलता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। ठीक है, यहां से हम सिरा संशोधन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिरा संशोधन निकालना अपने को, ई का मान निकालना है। ठीक है, ई का मान निकालना है। देखो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ गई, इस लैम्डा की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में पुट कर दो। इसमें कर दूं, चलो क्या लिखूं बताओ, बोल के बताओ। लैम्डा की जगह लिखूंगा 2L2 माइनस L1 अपॉन 4 इक्वल्स टू L1 प्लस ई के बराबर होगा कि नहीं होगा। इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 2 बार हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो L2 माइनस L1 इक्वल्स टू 2L1 प्लस ई के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आएगा, 2 ई के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस 2 को भी इधर ले आओ तो L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होगा, ये सिरा संशोधन का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मान लो पहली वाली लंबाई आपको मान के चलो 10 सेंटीमीटर पे आती है, कितने पर आती है, तो दूसरी वाली लंबाई लगभग कितने पे आनी चाहिए, 30 पे आनी चाहिए। कितने आनी चाहिए, पर 30 पे नहीं आएगी वो। ठीक है, 30 से जो है थोड़ा सा ज्यादा आएगी। मान लो 31 पे आ रही है, कितने पे आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा आएगी हमेशा। ठीक है, तो अगर ज्यादा आ रही है तो बताओ सिरा संशोधन का मान कितना हुआ, तो L2 की जगह होगी 31। ठीक है, माइनस पहले वाली लंबाई कितने पे आई थी, 10 पे, तो 3 × 10 किया तो 30। ठीक है, तो आपने 31 में से 30 माइनस कर दिया तो एक बचा, एक को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, 0.5 आ गया। इसका मतलब जो आपका प्रस्पंद बनेगा वो नलिका से कितना ऊपर बनेगा आपका, 0.5 सेंटीमीटर या मीटर ऊपर बनेगा। समझ आ गई बात, बनाओ। एक बार बना दो फिर मैं लिखा भी दूंगा। और कौन सा चैप्टर बाकी है आप लोगों का, साउंड वेव तो चल रहा है ना ये, साउंड वेव भी है, वे ऑप्टिक्स बाकी है, और मैकेनिक्स भी चल रही है अभी, फ्लूइड बाकी है। तुम्हारा बेस सबसे बाद में स्टार्ट हुआ था ना, पहले। बोलो नहीं यार, थोड़ा सा बोलते हैं तुम तो ऐसे लग जाते हो बातें। बन गया। तो याद रखना पहली लंबाई
15 पे मिल रही है तो दूसरी लंबाई 45 नहीं होगी, ठीक है, 45 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। मान लो 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, तो सीधा संशोधन निकालना है तो बाद वाली लंबाई में से माइनस कर देना है 3L1 को, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका सीधा संशोधन। बस यही सवाल है इसमें, है ना। चलो नोट करके लिखो नीचे। लिखो नलिका में प्रस्पंद का निर्माण। नलिका में प्रस्पंद का निर्माण खुले सिरे पर ना होकर खुले सिरे पर ना होकर थोड़ा बाहर की ओर होता है। नलिका से प्रस्पंद की दूरी को सिरा संशोधन कहा जाता है। नलिका से प्रस्पंद की दूरी को सिरा संशोधन कहा जाता है, जिसका मान लगभग 0.6 R के बराबर होता है। किसके बराबर? 0.6 R, जिसका मान E बराबर 0.6 R के बराबर होता है ना। R लिख देना पीछे, नलिका की त्रिज्या, ठीक है। लिख दिया बेटा। पर ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते आप कि हमेशा 0.6 R होगा। उसका रीजन आपको मैंने पहले बता दिया कि प्रकाश प्रकाश नहीं सॉरी ध्वनि का जो वेग है ना, ध्वनि का वेग जो है वो अलग अलग बातों पे निर्भर करता है कि नहीं बदलता। आर्द्रता बदलते क्या हो जाता है, वेग बदल जाता है। तापमान बदलते ही वेग बदल जाता है, ठीक है। हवा चल रही है उससे भी क्या होता है, वेग बदल जाता है। इस वजह से एग्जैक्ट मान कभी भी नहीं हो सकता है। ये आदर्श स्थिति में मान कितना होता है, 0.6 R। इसका मतलब अलग अलग हो सकता है, थोड़ा इसके ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो आपने इस फॉर्मूले से मान ज्ञात किया ये क्या होगा आपका, ये एग्जैक्ट मान है, ठीक है। बोलो बेटा। चलो एक सवाल लिख दो इस पर। लिख दो किसी अनुनाद नलिका में किसी अनुनाद नलिका में प्रथम अनुनाद प्रथम अनुनाद 10 सेंटीमीटर व द्वितीय अनुनाद कितने पे मिलना चाहिए, 30 पे आना चाहिए, पर 30 पे नहीं आएगा, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है, 32 सेंटीमीटर पर मिलता है, 32 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो सिरा संशोधन व तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। सिरा संशोधन व तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। सिरा संशोधन निकालोगे तो 32 माइनस 30 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिरा संशोधन तो आएगा 32 माइनस 3 × 10 डिवाइड बाय 2, ये आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर तरंग दैर्ध्य पूछे तो इस फॉर्मूले से निकालना, लैम्डा इक्वल्स टू 2, क्या लिखोगे, लैम्डा 2। लैम्डा 2 का मान कितना है, 32 माइनस 10, तो लैम्डा इक्वल्स टू लिखोगे 2, और यहाँ पे कितना आ गया, 22। बोलो। तो ये आपका 44 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मान हो जाए, ठीक है। अनुनाद नलिका में बस ये 2 ही क्वेश्चन है। लिख दिया। अब लिखो आप लोग आगे।
डॉपलर इफेक्ट। एक बार पहले बता दूं आपको, इस बार के सिलेबस में डॉपलर इफेक्ट लिखा हुआ नहीं है ना। इस बार जो वेव थ्योरी का लिखा हुआ है उसमें डॉपलर इफेक्ट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, पर पढ़ाएंगे अपन तो। आप भी पढ़ के जाना, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो लिखी नहीं होती पर पेपर में पूछ लेते हैं, बाद में कुछ नहीं बोल सकते फिर। चलो भाई, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन। पहला पढ़ा था व्यतिकरण, जिसमें तरंगे मिलाई थी आपने, आयाम और तीव्रता बढ़ गई थी। दूसरा बीट्स, जिसमें लगभग समान आवृत्ति की तरंगे मिलाई थी, तो उस कंडीशन में आपको 1 सेकंड में 10 बार तक जो है वो आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। तीसरा था अपना यहाँ पर क्या, अप्रगामी तरंगे, जिसमें दो तरंगे विपरीत दिशा में आते हुए मिली है। यहाँ पर जो है ऊर्जा संचरण नहीं होता है, बस आवाज उत्पन्न होती है, अनुनाद आता है, ठीक है। अब चौथा लिखो आप लोग, डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट, बताओ। चलो कोई नहीं, लिखो तुम तो, लिखो बेटा। लिखो, जब स्रोत व श्रोता, जब स्रोत व श्रोता के मध्य, स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से भिन्न सुनाई देती है। वास्तविक आवृत्ति से भिन्न सुनाई देती है, यह घटना डॉपलर प्रभाव कहलाती है, ठीक है। यह घटना डॉपलर प्रभाव कहलाती है, ठीक है। आपस में गति हो रही है, स्रोत चल रहा है या श्रोता चल रहा है, दोनों में से कोई भी चल रहा है, ठीक है। गति का मतलब आप जानते हो, उनके बीच की दूरी बदले, ठीक है। हो सकता है दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो, एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो जो आवृत्ति होगी वो वास्तविक आवृत्ति की भिन्न सुनाई देगी। इस घटना को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब एक बात समझ लो, डॉपलर प्रभाव में आवृत्ति बदल रही है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि अगर आप किसी स्रोत के पास जा रहे हो तो आवाज तेज सुनाई देने लगी। तेज सुनने का मतलब तो क्या हो गया, तीव्रता बढ़ गई। क्या बढ़ गई, तो पास जाने पर तीव्रता तो बढ़ती है, ठीक है। पर पास जाने पर अगर गति हो रही है, तो उस कंडीशन में गतिशील अगर स्रोत या श्रोता होगा, उस कंडीशन में आवृत्ति भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति सुनाई देगी। और अगर दूर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आवृत्ति जो है वो क्या सुनाई देती है, आपकी कम सुनाई देती है, ठीक है। ये घटना क्या होती है, आपकी डॉपलर। बिल्कुल सीधा सी बात है, जैसे आप तीव्रता की बात करते हो वैसे आवृत्ति को बोल दो। पास जाने पर तीव्रता बढ़ती है, आवृत्ति भी क्या होती है, आपकी बढ़ती है। और दूर जाने पर क्या होती है, तीव्रता घटती है, आवृत्ति भी क्या हो जाती है, आपकी घट। पर ये आवृत्ति जो घटती है ना, तब तक ही घटती है जब तक उनके बीच में गति हो रही है, ठीक है। अगर मान लो किसी की आवृत्ति मान लो 100 हर्ट्ज है, कितनी है, ये स्रोत है, इसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। अब ये श्रोता है, इसके पास जा रहा है तो 100 से ज्यादा सुनेगा ये, पर ये रुक जाएगा तो 100 ही सुनेगा। अरे है कि नहीं, जब तक गति होती रहेगी ना, तभी क्या होगा, उसकी आवृत्ति अलग सुनाई देगी। अगर वो उसका स्थिर हो गया, दोनों के बीच की दूरी बदलना बंद हो गई, तो उस कंडीशन में आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, उसको वास्तविक आवृत्ति सुनाई देगी, ठीक है। तो ये घटना कब तक की है, जब तक गतिशील है वो, ठीक है। गति कर रहा है उस कंडीशन में जो है डॉपलर प्रभाव आता है, ठीक है। बात समझ गए, चलो अभी और समझ जाओगे। देखो इधर ध्यान से, एक कॉमन फॉर्मूला लिख रहा हूं जो सब जगह चलेगा अपना।
फॉर्मूला है एन डैश आभासी आवृत्ति। इसका डेरिवेशन है पर मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ऐसे भी सिलेबस में नहीं है और आपकी किसी काम का भी नहीं है। एन डैश इक्वल टू लिखोगे वी वी नॉट डिवाइड बाय वी वी एस इंटू एन। यहां प्लस माइनस लगा सकते हो आप, नीचे भी प्लस माइनस लगा सकते हो। ये आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला है। पढ़ो एक बार क्या लिखा मैंने। ठीक है, जो वी नॉट है, ये वी नॉट जो है वो आपका ऑब्जर्वर का वेग है, मतलब श्रोता का वेग है। किसका वेग है? और नीचे जो वी एस लिखा हुआ है वो सोर्स है, मतलब स्रोत। ठीक है, स्रोत का वेग है। स्रोत का वेग कभी भी ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, और श्रोता का वेग कभी भी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर हमेशा किसका वेग लिखना है? श्रोता का ही वेग लिखना है, और नीचे किसका वेग लिखना है? स्रोत का ही वेग लिखना है। बात समझ में आ गई यार? कभी भी वीएस ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, ये आप हो, ये स्कूटर है, स्कूटर नीचे होगा आपके। अरे है क्या नहीं? तो ये वीएस की वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, बस बीच के साइन बदल सकते हैं। ठीक है, और और ये जो वी लिखा हुआ है, ये वी आपका ध्वनि का वेग है। किसका वेग है? ध्वनि का वेग। वैसे तो हम मानते हैं आइडियल कंडीशन में तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, पर आपको जो पेपर में दे रखा हो वो करना आप लोग। ठीक है, अब सब इधर देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग कि अगर दोनों के बीच में गति हो रही है, पास आने पर आभासी आवृत्ति बढ़ जाएगी। बोलो। और दूर जाने पर आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो पास आने पर आवृत्ति बढ़ानी है आपको एन डैश, और दूर जाने पर आवृत्ति क्या करनी है? कम करनी है। ठीक है, चलो देखते जाओ। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, ये तो है स्रोत। क्या है? इसका वेग 0 है। कितना है? मतलब ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। और ये है श्रोता, और श्रोता इसके पास आ रहा है वी नॉट वेग से। कितने वेग से? तो जल्दी बताओ, इसकी आवृत्ति इसको ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी? ज्यादा। पास आ रहा है ना? बोलो भाई। इसका मतलब एन डैश का फॉर्मूला लिखूंगा तो मुझे ये मान बढ़ाना है, तो ऊपर किसका साइन लगाऊंगी ये मान बढ़ जाए? बोलो क्या लिखोगे? v प्लस वी नॉट लिख दिया। नीचे वी, वी एस तो है ही नहीं। अरे बोलो। और किससे गुणा कर दिया? एन से। तो इसका मतलब आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। नंबर 2, फिर से ये स्रोत है, इसका वेग 0 है, ये ऑब्जर्वर है, और ये दूर जा रहा है वी नॉट वेग से। अब बताओ, दूर जा रहा है तो आवृत्ति बढ़ानी की कम करनी है? बताओ फॉर्मूला। v माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, फिर से देखो नंबर 3, ये स्रोत है, स्रोत जा रहा है इस तरफ वी एस वेग से, और ये ऑब्जर्वर है, इसका वेग जो है वो 0 है। ठीक है, स्रोत जा रहा है ऑब्जर्वर के पास। बताओ दूरी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो आवृत्ति क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। आवृत्ति कोई भी चले, ठीक है, पास आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आवृत्ति क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। बढ़ा दो आवृत्ति। ये बढ़ानी है तो नीचे किसका साइन लगाऊं कि ये बढ़ जाए? ये राशि जितनी छोटी होगी नीचे वाली, उतना ही ये मान बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो एन डैश का मान बढ़ाना है आपको। बताओ क्या लिखोगे? v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन होगा कि नहीं होगा? नीचे वाली राशि छोटी हो जाएगी तो आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? नंबर 4, फिर ये स्रोत है, दूर जा रहा है वी एस वेग से, ऑब्जर्वर है, और ये रुका हुआ है। अब बताओ पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? आवृत्ति बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम करना है तो नीचे वाली राशि बढ़ा देंगे, तो एन डैश इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा? v प्लस वी एस इंटू एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं बस समझ में? चलो बनाओ चारों।
जल्दी बनाओ यार। बन गया। चलो, अब आपको बताना है ना। नंबर 5, ये स्रोत है, इस तरफ जा रहा है। ये ऑब्जर्वर है, ये भी इस तरफ आ रहा है, दोनों चल रहे हैं इस बार। ठीक है, बोर्ड पे देखोगे सब। एन डैश इक्वल्स टू लिखोगे वी, वी नॉट डिवाइड बाय वी, वी एस इंटू एन। ये अपना फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से। ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है या दूर जा रहा है? इसका मतलब ऑब्जर्वर वेग बढ़ाना चाह, सॉरी, आवृत्ति बढ़ाना चाह रहा। बोलो भाई। तो अगर ये आवृत्ति बढ़ानी है इस ऑब्जर्वर की वजह से, तो ऊपर किसका साइन लगाऊं? प्लस का साइन लगा दिया। स्रोत किधर जा रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ। ये भी आवृत्ति बढ़ाना ही चाह रहा है, अरे है कि नहीं? तो अगर आवृत्ति बढ़ानी है तो नीचे किसका साइन लगाओ? माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा? ठीक है। नंबर 6, अब बताना। स्रोत जा रहा है इस तरफ, ऑब्जर्वर जा रहा है इधर। एन डैश इक्वल टू लिखोगे तो वी, वी नॉट अपॉन वी, वी एस इंटू एन। जल्दी बताओ, ऑब्जर्वर पास आ रहा है या दूर जा रहा है? ये आवृत्ति बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा तो ऊपर। ये भी दूर जा रहा है, ये भी आवृत्ति कम करेगा। कम करने के लिए नीचे किसका साइन? प्लस का साइन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। नंबर 7, ये सोर्स है, ये चल रहा है इस तरफ वी एस। ये ऑब्जर्वर है, ये भी चल रहा है इस तरफ वी नॉट से। ठीक है। एंड देश इक्वल्स टू वी, वी नॉट डिवाइड बाय वी, वी एस इंटू एन। चलो जल्दी बताओ, ऑब्जर्वर पास आ रहा है या दूर जा रहा है? वो दूर जा रहा है। आवृत्ति बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा तो किसका साइन? स्रोत पास जा रहा है, आवृत्ति बढ़ाना चाह रहा है कम करना चाह रहा है? बढ़ाना चाह रहा है, तो नीचे किसका साइन? माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? नीचे माइनस होगा तभी ये मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नंबर 8, ये जा रहा है वी एस से, और ये ऑब्जर्वर है, ये भी इसके पीछे आ रहा है वी नॉट से। एन डैश इक्वल टू लिखा वी, वी नॉट, वी, वी एस इंटू एन। चलो, ऑब्जर्वर किधर आ रहा है? आवृत्ति बढ़ाएगा कम करेगा? ऊपर किसका साइन? ये कहाँ जा रहा है? कम करेगा। कम करेगा तो नीचे प्लस का साइन लगाओगे तब ये मान कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बनाओ।
लिख दिया? याद हो गए आपको याद? देखो इधर ध्यान से, ये स्रोत है, स्रोत इस तरफ चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, कितने से? ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर चल रहा है इस तरफ चल रहा है, मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड से, कितने से? 20 मीटर प्रति सेकंड से। ध्वनि की चाल जो है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 330। और जो आवृत्ति है वो मान लो कितनी है आपकी? 640 हर्ट्ज है। कितनी है? तो आपको आभासी आवृत्ति बतानी है ना। बोर्ड पे देखो सब इधर। एंड, अरे एक तो मुझे भी करने दो। एन डैश इक्वल टू लिखोगे वी वी नॉट अपॉन वी वी एस इंटू एन। ठीक है। अब बताओ सबसे पहले ऑब्जर्वर किधर आ रहा है? आवृत्ति बढ़ाएगा कम करेगा? प्लस का साइन। सोर्स किधर जा रहा है? तो आवृत्ति बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा, तो नीचे किसका साइन? माइनस। माइनस करोगे तब ये मान बढ़ेगा। आप लिखोगे तो एन डैश इक्वल टू, ऊपर लिखा 330 प्लस 20 डिवाइड बाय 330 माइनस 10 इंटू 640। एन डैश इक्वल टू लिखोगे तो ऊपर आ गया 350, नीचे आ गया 320 इंटू 640। कैंसिल आउट करोगे तो दो बार होगा। एन डैश इक्वल टू 700 हर्ट्ज की आवृत्ति वो सुनेगा। ठीक है। लिख दिया? समझ आ गई बात? इजी है ना ये तो। बताओ देखें आभासी आवृत्ति कितनी है? बस प्लस माइनस ढंग से लगाना, कौन बढ़ाना चाह रहा है कौन कम करना चाह रहा है। पहले वैसे ही लिखा करो जैसे मैं लिखता हूँ, बिना साइन लगाए, प्लस माइनस लगाए लिख दो। उसके बाद देखो कौन बढ़ा रहा है कौन कम कर रहा है। नीचे किसका साइन लगाया? कुछ भी। किधर बना दिया तीर? देख मैंने किधर बना रखा है। दूर जा रहा है स्रोत, स्रोत दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से। दूर जा रहा है इसका मतलब आवृत्ति कम करेगा, तो नीचे प्लस का साइन लगा। ठीक है। कितना आ रहा है आंसर सबका? तुम तो बोल रहे थे इजी है, अभी भी गलती कर रहे हो यार। 330, पहले किसका साइन पास आ रहा है तो ऊपर ये, नीचे भी प्लस है। 330 प्लस 10
नीचे लिखोगे 330, हाँ, प्लस 20 इंटू 700। 350 से कैंसिल करोगे तो 2 बार हो जाएगा। एन डैश इक्वल टू ये है आपका 340। 340 को 2 से गुणा करोगे तो 680 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, सही किया था। पूरे ध्यान से लगाओ यार, प्लस माइनस कौन आवृत्ति बढ़ाना चाह रहा है, कौन कम करना चाह रहा है। हो गया, क्या आ रहा है आंसर? एन डैश इक्वल्स टू वी, वी नॉट, नीचे वी, वी एस इंटू एन। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, आवृत्ति कम करेगा, ऊपर माइनस का साइन। सोर्स पास आ रहा है, आवृत्ति बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए नीचे साइन माइनस ही आता है। बोलो। एन डैश इक्वल्स टू आपने लिखा, ऊपर लिखा 325 माइनस 10 डिवाइड बाय 325 -5 इंटू 960 लिख दिया। एन डैश इक्वल्स टू ऊपर हो गया 315, नीचे हो गया 320 इंटू 960। कैंसिल आउट किया तो 3 बार। एन डैश इक्वल्स टू 945 हर्ट्ज आ जाए। ठीक है, सबका सही था, किसका गलत था देखें बताओ। एक का भी नहीं था। जिंदगी में कुछ बनो नहीं बनो, ईमानदार तो बनो यार। हाँ, है कि नहीं? ईमानदारी रखो, पता है लाइफ में ये बातें, पता है अपन, आपने बचपन से सुनी है, हमने भी सुनी, हम भी तुम्हारे बराबर थे जो हंसते ही थे। ठीक है, क्या फालतू बातें कर रहे हो। ठीक है, पर रियल में सही बात है यार। ठीक है, आप थोड़ा सा जो है ईमानदार बनने की कोशिश करो, सच बोलने की कोशिश करो, बढ़िया रहेगा लाइफ में। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो लोग भरोसा करेंगे आप पे। ठीक है, तुम सारे झूठे हो एक नंबर। हाँ? यहाँ कौन से डंडे पड़ रहे हैं आपके? यहाँ भी तुमसे सच नहीं बोला जा रहा तो पता नहीं फिर जहाँ डंडे पड़ रहे होंगे वहां तो बोल ही नहीं पाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। ये सोर्स है, ये इस तरफ चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, कितने से? ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस तरफ चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, कितने से? और हवा भी चल रही है यार, हवा चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, कितने से? ये 5 मीटर प्रति सेकंड से हवा चल रही है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से सुनो। हवा चलेगी तो उस कंडीशन में जो वेग है वो बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है ना? तो मान के चलो, ये लो,
वेग जो वायु का, सॉरी अपने ध्वनि का था, वो था 325 मीटर प्रति सेकंड। कितना था? आवाज नहीं आ रही। 325 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है। और आवृत्ति जो है वो मान लो कितनी है, 620 हर्ट्ज है। कितनी है? 620 हर्ट्ज। और आपको आभासी आवृत्ति बतानी है। अब देखो इधर, देखो सब ध्यान से, एन डैश इक्वल्स टू वी। अभी तो डायरेक्ट वी नॉट लिखते थे, अब लिखोगे वी, वी एयर, वी नॉट। यहां लिखोगे वी, वी एयर, वी एस। बोलो बेटा। अब देखो इधर ध्यान से, आपको पता है अगर समान दिशा में हवा चल रही हो, जिधर ध्वनि तरंग जा रही है, तो उसका वेग बढ़ जाता है, और विपरीत दिशा में हवा चल रही हो तो कम हो जाता है। ठीक है। तो देखो ये साइन तो आप अपने हिसाब से लगाते हो, प्लस माइनस। यहां पर साइन एक ही लगेगा। पहले बताओ ध्वनि तरंग कहां से स्टार्ट होगी? स्रोत से। कहां से? किधर जाएगी? ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ध्वनि तरंग यूं जा रही है। बोलो बेटा। ये हवा का वेग भी इसी तरफ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेग बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो ऊपर भी बढ़ा देना है, नीचे भी बढ़ाना है। ये नया वेग लिख दिया ध्वनि का आपने। ठीक है। अब बताओ ऑब्जर्वर किधर आ रहा है? पास आ रहा है, आवृत्ति बढ़ाएगा। ऊपर किसका साइन? प्लस का। स्रोत किधर जा रहा है? पास ही जा रहा है, आवृत्ति बढ़ाएगा। नीचे किसका साइन? माइनस का साइन। समझ आ गई? एन डैश इक्वल टू लिखोगे, वी का मान कितना है? 325 प्लस 5 प्लस वी नोट की वैल्यू 10। नीचे लिखोगे 325 प्लस 5 माइनस 20 लिख दोगे, इंटू 620 यहाँ लिख दिया है ना। एन डैश इक्वल टू लिखा। एक मिनट रुक जाना यार, ये 25 और ये 30, 30 40, 340 तो ऊपर आ गया। एक मिनट रुक जाना। नीचे कितना हुआ? 330, 30 में से 10 कट रहा है, पूरा पूरा तो सही है फिर। ये तो मान बदल देते अपन। ठीक है, तो एन डैश बराबर कितना आ रहा है? 680 हर्ट्ज आ जाएगा। वायु का वेग ऊपर जुड़ रहा है तो नीचे भी जुड़ेगा। बोलो भाई। ऊपर अगर घट रहा है तो नीचे भी क्या करना है? हाँ, किस पर निर्भर करेगा ये देखना कि जब स्रोत से जो तरंग चल रही है ऑब्जर्वर की तरफ, हवा भी उसी दिशा में चल रही है, तो ऊपर नीचे वायु का वेग, वायु में वेग जो है उसका जोड़ दो, तो इसका मतलब जो है ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, वी का मान। ठीक है। और अगर जो है हवा उल्टी दिशा में चल रही है, तो उस कंडीशन में वेग क्या कर देना? माइनस कर देना। कर दोगे ना? हमेशा तरंग किधर बनाओगे? स्रोत से श्रोता की तरफ किधर बनाओगे? हाँ। बन गया? आगे बढ़े। अब देखो अगला सवाल। मान लो स्रोत भी वही आदमी है और श्रोता भी वही है, दोनों खुद ही हो सकता है क्या? हम्म। देखो इधर ध्यान से, ये एक कार है ना? इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, सामने एक दीवार है। यार बोलो मत रे। ये दीवार है, कार चल रही है इसकी इस तरफ। ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड से कितने से चल रही है? तो ये हॉर्न बजाएगा तो ध्वनि तरंग जाएगी यहाँ पे। बोलो। और टकरा के वापस आ जाएगी। बोलो। तो श्रोता भी यही हुआ और स्रोत भी यही है कि नहीं है? यहीं से तो हॉर्न बज रहा है, आवाज भी यहीं से उत्पन्न हो रही है।
और सुनने वाला भी ये खुद ही है। ठीक है, अब इसको अपने को देखना है कि आवृत्ति कितनी सुनाई देगी, जो टकरा के आएगी आवृत्ति वो कितनी सुनाई देगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है अपने को बिल्कुल वैसे जैसे आपने ऑप्टिक्स में दर्पण के क्वेश्चन किए हैं, मिरर के क्वेश्चन किए किए ना। जितने वेग से वस्तु चलती है उतने ही वेग से उसका प्रतिबिंब भी चलता है विपरीत दिशा में। अरे है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, ये जो सामने दीवार बनाई है इसको दर्पण मानना है। आपको क्या मानना है? दर्पण। और इसके पीछे कार बना दो। ये जो तरंग आने वाली है ना, बोलो बेटा, इसका स्रोत इसे मानना है आपको। बोलो, ये खुद कितने वेग से चल रहा था? तो अगर ये 10 से इधर चल रहा है तो कंफर्म इसका प्रतिबिंब भी इधर चलेगा कि नहीं चलेगा? कितने वेग से चलेगा? 10 से ही चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। तो ये तो हुआ ऑब्जर्वर और ये क्या हो गया आपका? स्रोत है ये। ठीक है, चलो मान लो v का मान कितना है, तो v का मान है 320 मीटर प्रति सेकंड। और जो आपके आवृत्ति है वो मान लो 930 मीटर हर्ट्ज है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, एन डैश इक्वल टू लिखा v v नॉट डिवाइड बाय v v s इंटू एन। ये ऑब्जर्वर है, ये किधर जा रहा है? स्रोत के पास। किधर जा रहा है? कितने वेग से? 10 से। पास जा रहा है, इसका मतलब ऊपर किसका साइन? क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी। स्रोत भी इसके पास आ रहा है। बोलो, आवृत्ति बढ़ानी है तो नीचे किसका साइन? माइनस का। एन डैश इक्वल टू लिखोगे तो 320 प्लस 10 डिवाइड बाय 320 माइनस 10 इंटू 930 आ जाएगा। एन डैश इक्वल टू लिखा तो 330, नीचे आ जाएगा 320, नहीं 310 इंटू 930। कैंसिल आउट किया तो 3 बार, और एन डैश का मान 990 हर्ट्ज होगा। नहीं, यही बात समझ आ गई? बनाओ। क्वेश्चन लिखाओगे, समझ जाओगे डायग्राम से? लिखाओ, लिखो, लिख दो, एक लिख दो, फिर बाद में नहीं लिखूंगा। लिखो, एक कार किसी स्थिर दीवार की ओर, एक कार किसी स्थिर दीवार की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड हो और ड्राइवर द्वारा बजाए गए हॉर्न की आवृत्ति बजाए गए हॉर्न की आवृत्ति 930 हर्ट्ज हो, 930 हर्ट्ज हो, तो दीवार से टकराकर सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति होगी। दीवार से टकराकर सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति होगी।
हो गया। चलो एक सवाल आप करो। ये दीवार है, ये कार है, इस तरफ जा रही है इस बार, 20 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, वेग है 320 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आवृत्ति है 680 हर्ट्ज। एन डैश का मान बताओ, इसी का ड्राइवर कितनी, नहीं एन डैश मत बताओ, आप बताओ विस्पंदों की संख्या। कैसे निकालोगे विस्पंद? देखो जब वो आदमी हॉर्न बजाएगा ना, तो वास्तविक आवृत्ति तो डायरेक्ट सुनेगा। अरे खुद ही हॉर्न बजा रहा है तो सीधी आवाज आ रही कि नहीं आ रही कानों में? एक तो सीधी आवाज सुनेगा, और एक दीवार से टकरा के जो आवाज आएगी वो भी सुनेगा। दोनों की आवृत्ति में जो अंतर होगा वो विस्पंदों की संख्या होगी कि नहीं होगी, है ना? वही निकालना है, एन डैश निकालो, मूल आवृत्ति में से माइनस कर लोगे तो विस्पंदों की संख्या आ जाएगी। दोनों आवाजें सुन रहा है वो, डायरेक्ट हॉर्न की आवाज उसके कान तक भी जा रही है, और ध्वनि तरंग दीवार से टकरा के भी उसके पास आ रही है। इसका एक प्रतिबिंब बना दो, उसको स्रोत मानना है आपको। हाँ, 80 आ रहा है, जो भी आ रहा है 80 तो सुन नहीं सकता आदमी। ठीक है, पर विस्पंदों की विस्पंद बन कितने रहे? 80। आदमी तो अधिकतम कितने सुन सकता है? 10 ही सुन सकता है, पर 80 विस्पंद बन रहे हैं, अंतर 80 का है, विस्पंदों की संख्या तो 80 है। मैं करूँ? सबसे पहले आपको इस कार का एक प्रतिबिंब बना देना है, इसको दर्पण मानते हुए। और अगर ये इधर जा रहा है तो इसको जाते हुए बताना दूर। बोलो बेटा, ऐसे होता है ना? प्रतिबिंब, अगर वस्तु दूर जा रही है दर्पण से तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, चलो। एन डैश इक्वल्स टू वी वी नॉट अपॉन वी वी एस इंटू, ये ऑब्जर्वर है, ये स्रोत है। तरंग यहां से जो टकरा के आ रही है तो वो तरंग वापस ऐसी है कि नहीं है, उसके लिए वो स्रोत है ना? तो यहाँ ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस का साइन, स्रोत भी दूर जा रहा है तो आवृत्ति कम होगी तो नीचे प्लस का साइन। सही लगाए थे साइन। एन डैश इक्वल टू लिखोगे तो लिखोगे 320 माइनस 20 डिवाइड बाय 320 प्लस 20 इंटू 680। ये हो गया आपके 640 से, सॉरी 340 से 2 बार। एन डैश इक्वल टू ऊपर बचा है 300 इंटू 2, 600 हर्ट्ज आवृत्ति आएगी आभासी, और विस्पंद जो बनेंगे वो कितना होगा? 680 तो डायरेक्ट सुन रहा है वो, बोलो, और 600 ये हो गया। इसका मतलब 80 विस्पंद बनेंगे। कितने बनेंगे? 80। हाँ ये बात है, 80 को सुन नहीं सकता आदमी तो, हम तो ज्यादा कितने विस्पंद सुनते हैं? 10 ही सुन सकते हैं। ठीक है, और बनेंगे कितने? 80 बनेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे साथ। जब आप रोड पे चल रहे हो तो जब हॉर्न बजा रहे हो तो वास्तविक आवृत्ति भी सुन रहे हो, आवाज टकरा के आ रही है वो भी सुन रहे हो, पर विस्पंद इतने ज्यादा बन रहे हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम एक ही आवाज सुनते हैं, क्योंकि हम ज्यादा कितने सुन सकते थे? 10। अगर 10 से कम विस्पंद बनेंगे तो उस कंडीशन में वो आवाज आपको सुनाई देगी। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी चल रही है, कार के जो है शीशे बंद है,
और थोड़े से शीशे आपने नीचे कर दिए और वापस बंद कर दिए, तो कान जो है वो बिल्कुल जो है बंद हो जाते हैं। नहीं हुआ कभी ऐसा? हुआ होगा ऐसा। ठीक है, बहुत तेज आवाज लगी थी कान में, फिर आपको वापस शीशे खोलने पड़ेंगे और वापस बंद करने पड़ेंगे आपको। चलो कोई नहीं हुआ तो बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ जाए। अब अगला सवाल, दीवार चलने लग जाए। हाँ, अभी तक तो कार ही चल रही थी, अब दीवार चलने लग जाए। हाँ, अरे दीवार का मतलब कोई भी आपका जो है अपने, मान लो सामने एक ट्रक चल रहा है आपकी कार की, वो दीवार ही तो है। अरे है कि नहीं? उससे दोनों तरफ टकरा के आ रही है, और वो जो है खुद भी तो चल सकता है कि नहीं चल सकता। इसका मतलब अगर दीवार चलने लग जाए तो क्या होगा? देखो इधर, ये तो कार है, इधर चल रही है 20 मीटर प्रति सेकेंड से। कितने से? ये दीवार है, या आगे कोई ट्रक चल रहा है? बोलो बेटा, किधर चलाऊं, पास लाऊं कि दूर ले जाऊं? दूर। ये दूर ले गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड से ये दूर ले गए। ठीक है, इस तरह की स्थिति बन रही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो आवृत्ति कितनी सुनाई देगी। वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। ठीक है, जब आप दर्पण के सामने वस्तु गति करती है तो जितने वेग से वस्तु चलती है उतने ही वेग से उसका प्रतिबिंब भी चलता है विपरीत दिशा में। सुना है? और अगर दर्पण गति कर रहा होता है तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब दुगने वेग से चलता है समान दिशा में। पहली बार सुन रहे होगे यार, करके बताता हूँ। ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये दर्पण लगा हुआ है यहाँ पे, कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर। इसका प्रतिबिंब भी पीछे कहाँ बन रहा होगा? 10 मीटर पर ही बन रहा होगा। बोलो, दर्पण 1 सेकेंड में 5 मीटर चल जाए और दर्पण चल के यहाँ आ जाए 5 मीटर पे, तो प्रतिबिंब भी पीछे 5 पे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ध्यान से, दर्पण कितना चला, आवाज नहीं आ रही, और प्रतिबिंब कितना चला, 10 चल गया कि नहीं चल गया? है कि नहीं? और समान दिशा में चला है। ठीक है, तो अगर दर्पण गति करता है तो जितने वेग से दर्पण चलता है उसके दुगने वेग से प्रतिबिंब चलता है समान दिशा में। अरे है कि नहीं? आ दोगे तो समझ में नहीं आ रही। चलो देखो इधर ध्यान से, ये ऑब्जर्वर है, क्या है ये? स्रोत हम कहाँ बनाते हैं? पीछे। ये स्रोत यहां बना देना है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये किधर चल रहा है? वस्तु किधर चल रही है? दर्पण की तरफ। तो प्रतिबिंब भी चलेगा दर्पण की तरफ, कितने वेग से? 20 मीटर प्रति सेकेंड से। बोलो, अब देखो ये मिरर चल रहा है, दर्पण चल रहा है 10 से, तो प्रतिबिंब चलेगा समान दिशा में दुगने से। ये 10 से चल रहा है ना, तो इधर तक किधर से चलेगा? 20 से। तो इसका वेग बताओ कितना आ गया? 0। नहीं आई बात समझ में? समझ में आ गई बात? वस्तु के चलने की वजह से तो विपरीत दिशा में 20 आया, और दर्पण की चलने की वजह से समान दिशा में दुगने वेग से चलाया, तो उसका परिणामी वेग कितना हो गया आपका? 0 हो गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेग का मान 330 मीटर प्रति सेकंड था और आवृत्ति जो है वो मान लो 660 हर्ट्ज थी, तो आभासी आवृत्ति लिख रहा हूं। ऊपर लिखोगे V V0 / V VS × n। ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है? स्रोत के पास, प्लस का साइन। नीचे तो ये 0 है, अरे है क्या नहीं? तो n डैश इक्वल्स टू क्या लिखोगे?
330 प्लस 20 डिवाइड बाय 330 इंटू 660, कैंसिल आउट किया तो 2 बार, कितना आ जाएगा? 700 हर्ट्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं, यही बहुत सर। जितने वेग से वस्तु चलती है, प्रतिबिंब उतने ही वेग से विपरीत दिशा में चलता है। जितने वेग से दर्पण चलता है, प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से समान दिशा में चलता है। बना दिया? क्या लिखा मैंने? ये स्रोत है इस जगह पे, ऑब्जर्वर इसके चारों तरफ घूम रहा है वृत्तीय पथ में। बताओ डॉपलर इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दूरी हमेशा इसके साथ बराबर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? बोलो भाई। मैं आपसे बोलूं ऑब्जर्वर यहाँ बीच में है, स्रोत इसके चारों तरफ घूम रहा है, बताओ डॉपलर इफेक्ट होगा क्या? नहीं। ये आपका स्रोत है, इस दिशा में चल रहा है v वेग से। ये ऑब्जर्वर है, ये भी समान वेग से चल रहा है v से, डॉपलर इफेक्ट होगा क्या? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बदलेगी ही नहीं यार, दोनों समान वेग से चल रहे हैं तो दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी। बोलो, ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति, इनमें किसी तरह का डॉपलर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बना दो। इनके बीच सापेक्षिक आपेक्षिक गति होनी चाहिए ना, दूरी बदले दोनों के बीच में। बन गया? फिर देखो इधर,
एक कार यहां से चल रही है, इसका वेग है वी नॉट, है ना। एक आदमी यहां खड़ा हुआ है बीच में, तो बेटा ये दो ध्वनियां सुन रहा है। कौन सी? एक तो कार से सीधी इसके पास पहुंच रही है ध्वनि, अरे है कि नहीं, और एक कार से जो ध्वनि जा रही है इस दीवार पे, वो टकरा के वापस इसके पास आ रही है। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, विस्पंदों की संख्या बतानी है आपको, क्योंकि ये दो आवृत्तियां सुन रहा है। अरे है कि नहीं, चलो बोर्ड पे देखो, मैं करूंगा। सबसे पहले तो ये हुआ ऑब्जर्वर, और इसे माना मैंने स्रोत। क्या माना इसको? ये स्रोत है कि नहीं है। इस स्रोत का वेग क्या लिखूं, वी डैश लिख देता हूं, है ना, वी डैश लिख दिया। अब बताओ, ये स्रोत श्रोता के पास आ रहा है, अरे हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ आभासी आवृत्ति कितनी होगी? वी ऊपर, ये तो रुका हुआ है, नीचे क्या लिखूं, वी माइनस वी डैश। बोलो भाई, नीचे माइनस करोगे, पास आ रहा है, तभी तो आवृत्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इनटू एन। एक आवृत्ति तो ये वाली सुनेगा ये, बोलो। और जो टकरा के आएगी उसके लिए स्रोत हम कहां बनाते हैं, पीछे, बोलो। इसकी बात करते हैं। तो अगर ये वी डैश वेग से चल रहा है तो ये भी कितने वेग से चलेगा, वी डैश। इसकी बात करते हैं, क्या सुनेगा बताओ, एन टू इक्वल्स टू, तो वी, ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर ही है, डिवाइड बाय वी, ये पास ही आ रहा है इसके, माइनस वी डैश इंटू एन आएगा कि नहीं आएगा। ये आवृत्ति और सुनेगा। दोनों में कोई अंतर है क्या? इसका मतलब कितना आएगा आपका, जीरो विस्पंद सुनेगा। हाँ, आवृत्ति बढ़ी हुई तो सुनेगा वो, और विस्पंदों की संख्या कैसी होगी आपके, जीरो होगी। ठीक है, बनाओ। बन गया। तो बीच में अगर दीवार और कार के बीच में आदमी खड़ा होता है ना, तो विस्पंद नहीं सुनता हो। दोनों तरफ से हाँ बड़ी हुई आवृत्ति सुनाई देगी, पर दोनों तरफ से बराबर ही सुनाई देगी। ठीक है, अब इसको देखो, इस आदमी को, ये आदमी यहाँ खड़ा है, कार इधर जा रही है, तो कार इधर जा रही है तो एक आवृत्ति तो डायरेक्ट जो कार से निकल रही होगी तरंग, वो इसको मिल रही होगी, बोलो। और एक कार से यहां से जा रही होगी टकरा के, और वो भी इसके पास आ रही होगी, बोलो। अब देखते हैं, सबसे पहले इस डायरेक्ट वाले की बात करता हूं। ठीक है, N1 इक्वल्स टू वी, ऑब्जर्वर तो चल ही नहीं रहा, नीचे लिखोगे वी वी डैश इंटू एन। जल्दी बताओ, ये पास आ रही है कार इससे या दूर जा रही है, तो नीचे किसका साइन, प्लस का साइन लिखोगे तो आवृत्ति कम सुनाई देगी, बोलो। और जो टकराने वाली तरंग है उसके लिए स्रोत कहां बनाएंगे, पीछे। ये स्रोत यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, कार जा रही है इधर तो ये आ रहा होगा इधर, बोलो। अब इसकी आवृत्ति बताओ, ये वाला स्रोत तो इसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो N2 इक्वल्स टू, बताओ क्या लिखोगे, V
अपॉन v माइनस v डैश इंटू n होगा कि नहीं होगा? बताओ दोनों समान है क्या? कौन सी बड़ी है? ये वाली। तो डेल्टा n लिखूंगा, n2 माइनस n1। कुछ कॉमन है क्या दोनों में? बिल्कुल है, v और n। ऊपर वाला तो दोनों में कॉमन है। नीचे क्या लिखा हुआ है? v माइनस v डैश माइनस v प्लस v डैश। बोलो। तो डेल्टा n इक्वल्स टू वी एन लिख दिया। एलसीएम लोगे इनका, दोनों को गुणा करोगे तो क्या लिखोगे? वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लिख दूंगा v प्लस वी डैश, इसे उधर लिख दूंगा माइनस v प्लस वी डैश। v से v क्या हो गया? कैंसिल आउट। डेल्टा n इक्वल्स टू कितना मिला बोल के बताओ? तो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 2 v v डैश n, ऐसे ही आ रहा है। बोलो। और नीचे क्या लिखा हुआ है? v स्क्वायर। ये तो नगण्य है। कार कितनी तेज चलेगी? ध्वनि की रफ्तार से चल पाएगी क्या? अरे बोलो। तो ये नगण्य होता है। v डैश बहुत कम होगा किससे? v से। तो प्लस माइनस में से हटा दिया मैंने, क्या बचा? v से एक v क्या हो जाता है? तो डेल्टा n का मान जो आता है वो होता है 2 v डैश अपॉन v इंटू n। समझ गए? मैं आपसे बोलूं कि कार की चाल जो है वो आपकी 5 मीटर या 10 मीटर प्रति सेकंड है, कितनी है? ध्वनि की चाल कितनी है? 330 है। तो बताओ ये आदमी कितने विस्पंद सुनेगा? तो डायरेक्ट लिखोगे 2 × 10 बटे 330 और मूल आवृत्ति से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपके विस्पंदों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, बनाओ। बीच वाला आदमी कभी विस्पंद नहीं सुनता है, पर अगर कार के पीछे खड़ा आदमी, वो विस्पंद सुनाई देगा उसको। आंसर होता है 2 v डैश अपॉन v इंटू n। ये दोनों सवाल याद रखना। दीवार और कार के बीच में आदमी है तो विस्पंद 0 सुनता है वो, है ना? और कार बीच में है तो विस्पंद का मान कितना आता है? 2 × v डैश मतलब कार का वेग है। नीचे लिखोगे v मतलब ध्वनि का वेग है, इंटू n से गुणा कर दोगे तो ये विस्पंदों की संख्या है। चलो कल बात करते हैं।